जी स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाउ दिस इज ग्लूकोज। लिवर इसको भेजेगा ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल के पास। हर सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैरी आउट होता है, मतलब हर सेल खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए एटीपी जनरेट करने का। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हर सेल खुद परफॉर्म करता है। ग्लूकोज शंट होगा इस साइकिल के अंदर, एंटर होगा और एसिड बन जाएगा। हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेप्स देखे हैं। ग्लूकोज एल्डो फॉर्म है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये एसिड बन जाएगा। एसिड की मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप्स के थ्रू होती है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, ये एसिड फॉर्म है, और पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस जो एसिड में कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और ये प्रोसेस जिसमें एसिड को CO2 में कन्वर्ट किया जाता है, फाइनल स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल्स या TCA कहलाता है। पहले हम इस स्टेप को देखेंगे, फिर हम इस स्टेप को देखेंगे। अब ज़रा कोशिश कीजिए समझने की। जब ग्लूकोज ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल के पास आया, सेल के अंदर एंटर हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस के लिए प्रेजेंट हैं। अब ये ग्लूकोज कहीं भला दूसरे पाथवेज में ना बिजी हो जाए, या अगर सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो फ्रॉम हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन का पता है ना आपको, तो ग्लूकोज बजाय इसके कि वापस चला जाए, बहुत बेहतर है कि सेल इसकी ट्रैपिंग कर ले, इसकी लेबलिंग कर ले। तो भला लेबलिंग या ट्रैपिंग कैसे होती है? ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन कर लेते हैं, ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर कहीं नहीं जा सकती। और ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, क्योंकि फॉस्फोरस ऐड करने का मतलब है लेबलिंग करना, किसी को ट्रैप कर लेना और उसी वक्त उसको एक्टिवेट भी कर देना। क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसके साथ ग्लाइकोलिसिस पाथवे के एंजाइम्स आके अटैच हो जाएंगे और अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट कर देंगे पायरुवेट में। ठीक है, अभी यही चीज़ देखने लगे हैं। सो बेसिकली दिस इज ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6। आपको ऑलरेडी पता है ग्लूकोज एल्डो फॉर्म है, इसलिए ग्लूकोज का तीसरा हाइड्रोक्सिल भी थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट पे है। अदरवाइज हर कार्बन हाइड्रेटेड है। आपको पहले भी कहा था बेटा, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ चेंजेस आएंगे वो याद रखिए, हमें ऑलरेडी पता है। बकाया जितनी भी वैलेंसीज खाली हैं हर उस जगह कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन सबसे आखिर में पुट कर देंगे। फाइन, चलिए। दिस इज ग्लूकोज। जब ये सेल के अंदर एंटर होगा तो इस ग्लूकोज की ट्रैपिंग होगी पहले स्टेप पे 2 3 4 5 6। इस ग्लूकोज में 6 हाइड्रोक्सिल्स हैं और एक कार्बोनाइल है। ये कार्बोनाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड कितने सारे हाइड्रोक्सिल्स हैं? याद रखें, हर वो जगह जहाँ हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है पोटेंशियल साइट है रिएक्शन के लिए, लेकिन वो हाइड्रोक्सिल जो टर्मिनल एंड पे है, जो किनारे पे है, उस हाइड्रोक्सिल को अटैक करना सबसे आसान है। तो फॉस्फेट क्या करेगा? इस वाले एंड पे जाके अटैक करेगा। अब भला समझिए फॉस्फेट कहाँ से आया? फॉस्फेट H3PO4 से आया ATP के पास। ATP के पास 3 बॉन्ड्स हैं। H3PO4 की सिचुएशन देखिए भला, एक दफ़ा स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। दिस इज फॉस्फेट बिलोंग्स टू ग्रुप 5। इसके अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड ये बना लेगा हाइड्रोक्सिल के साथ, और ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, शेयर कर लेगा उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो भला बताइए 1 2 3 H3 1P 1 2 3 4 O4 बन गया। ठीक है, तो यही सिचुएशन अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ये रहा हाइड्रोक्सिल। आपको बेटा अभी अभी बताया, दुनिया में हर वो कंपाउंड जिसके पास कौन है, जिसके पास हाइड्रोक्सिल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है।
हाइड्रोक्सिल फॉस्फेट के पास भी है, हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज के पास भी है। एक तरफ से हाइड्रोक्सिल, एक तरफ से हाइड्रोजन आपस में मिलके H2O, दुनिया का मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। रिमूव हो जाएंगे और क्या होगा, ये फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। ये रहा। इसका मतलब कार्बन और फॉस्फेट के बीच में ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इसको फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो हर जगह इतना बड़ा फॉस्फेट लिखने के बजाय हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पी शो करते हैं, पी और उसको सर्कल कर दिया। ये अंडरस्टूड है कि ये अकेला फॉस्फोरस नहीं है, ये पूरे का पूरा फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, लेबलिंग हो गई। इसका मतलब फॉस्फेट ट्रैप हो गया सेल के अंदर। अगले स्टेप पे अगर अब इसकी स्प्लिटिंग की जाए, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूल को हैंडल करना, डील करना ज़रा मुश्किल काम है, और आगे तो हमें हर कार्बन को वैसे ही सेपरेट करना है ताकि उसमें ट्रैप्ड एनर्जी रिलीज हो जाए। तो भला क्यों ना इसको दो में स्प्लिट कर लें। अब अगर दो में स्प्लिट करेंगे तो देखेंगे इस पोर्शन के साथ फॉस्फेट है, ये एक्टिव रहेगा, ये वाला पोर्शन के साथ फॉस्फेट नहीं है, ये वाला पोर्शन कंटिन्यू नहीं करेगा। तो भला ऐसा क्यों ना करें कि कंटिन्यू करने के लिए एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बना ले जिसकी सिमेट्री ज़रा इससे बेहतर हो। अब ऐसा कौन मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे तो पहले सिरे पे OH आ जाएगा, 2 3 4 5 6। आपको पता है फ्रक्टोज क्या फॉर्म है भला, कीटो फॉर्म है ग्लूकोज की। ये रहा फ्रक्टोज, कीटो फॉर्म है ग्लूकोज की, जिसमें पहले सिरे पे CO होने के बजाय दूसरे सिरे पे है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बकाया कहीं चेंज नहीं आएगा, बकाया सारी चीजें सेम रहेंगी। सो दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और अब अगर इस मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेंगे तो भी चीज़ें इक्वल नहीं बनेंगी, इसलिए बेहतर है इस वाली साइड की भी फॉस्फोरिलेशन कर लें ताकि जब ये मॉलिक्यूल स्प्लिट हो तो ये पोर्शन भी एक्टिव रहे, ये पोर्शन भी एक्टिव साइकिल का हिस्सा रहे। ओके, एक दफ़ा और इसकी फॉस्फोरिलेशन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। ठीक है, हम शो करते हैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक फॉस्फेट है 6 पोजीशन पे, एक फॉस्फेट ये हाइड्रोक्सिल है ना, और टर्मिनल पे है, किनारे पे है, तो इसकी फॉस्फोरिलेशन सबसे ज़्यादा आसान है। ओके, एक फॉस्फेट आ गया हमारे पास पोजीशन 1 पे, और बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये रहा फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। अब इसकी स्प्लिटिंग आसान है, अब इसकी स्प्लिटिंग होगी। ये पूरे का पूरा पहला फेज कहलाता है प्रेपरेटरी फेज, ये फाइनल प्रोडक्ट है प्रेपरेटरी फेज का। इससे आगे चीज़ें चलेंगी पे ऑफ फेज या स्प्लिटिंग फेज। ये सारा फेज है प्रेपरेटरी फेज, इन्वेस्टमेंट फेज। इससे आगे का फेज कहलाएगा पे ऑफ फेज। ओके, जब ये चीज़ें स्प्लिट होंगी, ये देखिए बहुत आसान है, जब ये चीज़ें स्प्लिट होंगी तो जैसे जो चीज़ लिखी है वैसे का वैसा उसको लिख लीजिए। 3 कार्बन नीचे के, 3 कार्बन ऊपर के, जिस पोजीशन में जो है उसको वैसे लिखिए। इसका मतलब ऊपर क्या बन जाएगा, C2 and 3। एक ये वाला पोर्शन बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ है, 2 हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। एक हमारे पास आ गया ये वाला ग्रुप, ये कौन है भला, कीटो। तो दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, ये देखिए 1 2 and 3। इसकी पोजीशन 3 के ऊपर फॉस्फेट है, उसको वहीं पे रहने दीजिए, ये हाइड्रोक्सिल है। जब यहाँ से मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा तो हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड एंटर हो जाएगा, इसलिए ये वाली फॉर्म बनेगी एल्डो। इसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड। फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलेंगे फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। 1 2 3 पोजीशन 3 पे, इसलिए इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। और ये कौन बना भला,
एक हाइड्रोक्सिल यहाँ पे, अगर यहाँ फॉस्फेट नहीं होता तो एक हाइड्रोक्सिल यहाँ होता, तो हमने इसको बोला डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और क्योंकि फॉस्फेट है इसलिए हमने इसको बोला डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब आगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कंटिन्यू करने के लिए ऐसे एंजाइम्स चाहिए जो इसको आइडेंटिफाई करते हैं सेल के अंदर। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेक डाउन करने के एंजाइम्स नहीं हैं, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या तो यहीं पे पहुंच के रुक जाए, किसी और पाथवे में चला जाए, या फिर 3-PGA में कन्वर्ट हो जाए। ज़्यादा आसान काम क्या है, ये 3-PGA में कन्वर्ट हो जाए। ग्लिसर एल्डिहाइड बन गया। अब ये ग्लिसर एल्डिहाइड अगले ऑक्सीडेशन स्टेप में एंटर करेगा, एसिड बन जाएगा। एसिड बनने के लिए इसको क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, पहले हम ये देख लेते हैं। हमें अल्टीमेटली चाहिए ये मॉलिक्यूल एंड CH3। देखो बेटा, चीज़ें मुझे भी भूलती हैं तो मैं चीज़ों को पेयर अप कर लेती हूँ। अब मुझे कैसे पता कि ये पायरुविक एसिड है? आपको याद है एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? आप बोलते हैं CH3COOH। आसान है ना बहुत। तो पायरुविक एसिड कौन है? CH3COOH के बीच में एक COO लगा दी, तो ये बन गया पायरुविक एसिड। ओके, हमारी अल्टीमेट प्रोडक्ट, क्योंकि हम लीनियर में चल रहे हैं इसीलिए हम अल्टीमेट प्रोडक्ट को भी इसी फॉर्म में बनाएंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। पहले कार्बन पे आपको चाहिए एसिड ग्रुप, दूसरे कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड चाहिए, और तीसरा आपको सिंपल हाइड्रोकार्बन चाहिए। अब भला देखिए 3-PGA अगर चेंज होने पे आए, इसके पहले कार्बन पे एल्डो ग्रुप है, एल्डो ग्रुप की मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो ये एसिड ग्रुप बना देगा। एक हाइड्रोक्सिल यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पे, इस हाइड्रोजन को हटाकर, और दूसरे कार्बन की मजीद ऑक्सीडेशन होनी है ताकि वहाँ डबल बॉन्ड हो जाए, और तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका मतलब अभी 3 स्टेप्स टू गो फर्दर। ठीक है, अब 3-PGA भला क्या करेगा? अभी रेड में लेकर चलते हैं चीज़ें। 3-PGA की फॉस्फोरिलेशन होगी, क्योंकि अभी अभी आपने देखा पहले कार्बन को एसिड ग्रुप में चेंज करना है। तो बेटा याद रखिए, पूरे मॉलिक्यूल में वो कार्बन जिसके ऊपर चेंज लाना है उस कार्बन की फॉस्फोरिलेशन सबसे पहला स्टेप है। उस कार्बन की फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो इसका मतलब वो कार्बन सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसी के अंदर चेंजेस आने लगेंगे। तो पहले कार्बन पे चेंज ले आइए, फॉस्फोरिलेशन कर दीजिए। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन कर देंगे तो यहाँ फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, बकाया दोनों कार्बन वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, और ये कौन है? अब ये किसका डिराइव्ड यूनिट है? इसकी शक्ल किससे मिलती है? ऊपर भी CO, नीचे भी CO। ये फॉस्फेट रिमूव होगा तो हाइड्रोक्सिल ऐड हो जाएगा, ऊपर भी एक एसिड, नीचे भी एक एसिड। तो भला इसको क्या बोलें? इसको बाय फॉस्फोग्लिसरेट बोलेंगे। बेटा इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लीजिए। ये ग्लिसर एल्डिहाइड है, ये कौन है? एल्डो कंपाउंड है, और ये कौन है? ये एसिड कंपाउंड है। जब इसके अंदर मजीद चेंज आएगा तो ये ऊपर भी एसिड बना देगा, नीचे भी एसिड बना देगा। चलिए, बाय फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर चेंज होगा तो वही फॉस्फेट जो इस कार्बन के साथ एक्टिवेशन के लिए लगाया था, ये फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा ATP की फॉर्म में। आपको किसी वक्त ये भी बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई और कितनी एनर्जी ऐड हुई, कहाँ पे NAD बनना चाहिए, कहाँ पे ATP बनना चाहिए। आखिर में हम ये भी चीज़ देखते हैं एंजाइम्स के साथ। ओके, तो भला क्या बना? ATP बन गया, ये फॉस्फेट रिमूव हो गया। आपको पहले समझाया ये 3 कार्बन हैं, आखिरी कार्बन पे कोई चेंज नहीं आएगा, सेकंड भी वैसे का वैसा। आहिस्ता आहिस्ता चलें, हर स्टेप पे एक एक काम करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये P निकल गया तो भला यहाँ कौन आ गया? एक OH आ गया। तो चाहे तो इसको यूँ शो कर दें, चाहे तो इसको इस फॉर्म में शो कर दें। आपको जैसे आसानी होती है वैसे लेकर चलें इसको। ठीक है, हम यहाँ पे COOH शो कर देते हैं, एसिड ग्रुप आ गया, ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, अब अगले स्टेप पे इन्हीं 3 कार्बन को लेकर चलिए। हमारा सेकंड टारगेट क्या है? सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाए। तो पहला स्टेप
इसकी फॉस्फोरिलेशन, क्यों भला? इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी तभी तो ये कार्बन एक्टिवेट होगा, चेंज अंडरगो करने के लिए रेडी होगा। बिल्कुल सही। ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे वाला फॉस्फेट ऊपर ले आएंगे। आप जब नीचे का फॉस्फेट ऊपर ले आएंगे तो यहाँ OH आ जाएगा, ये फॉस्फेट आ गया ऊपर, सही। ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फॉस्फेट ऊपर आएगा। ये याद रखिए, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ शो कीजिए, 4 काउंट कर लीजिए कार्बन की वैलेंसी। मैं क्यों नहीं शो कर रहे? क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं, उसी पे फोकस करें। हाइड्रोजन पुट करने का काम सबसे आखिर में। अच्छा, अब पहले स्टेप पे एसिड आ गया, दूसरे पे फॉस्फेट आ गया। अब यहाँ से फॉस्फेट रिमूव होगा तो भला यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब लगा दीजिए, इनके बकाया बचे हुए हाइड्रोजन क्यों मिला? क्योंकि अभी हमें काम है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, यही मॉलिक्यूल पहले ग्रुप पे, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब यहाँ गौर कीजिए भला क्या होने लगा है। इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ऐड हो गया तो ये कार्बन 2 एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया तो अब चेंजेस यहाँ आ रहे हैं। यहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं? ये रहा हाइड्रोक्सिल, ये रहा हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिलके वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे। और पीछे क्या बच जाएगा? पीछे ये रहा ऑक्सीजन और फॉस्फेट। जब यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो गया तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। बकाया दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों अपनी जगह पे रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ओके, लास्ट स्टेप। बहुत सारे जगहों पे आपको ये चीज़ नहीं दिखाई जाती, परेशानी की बात है। मैं आपको ये बता देती हूँ क्या चेंज है। बेसिकली ये स्टेप को आउट कर देते हैं, इसको समझ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फॉस्फोरस रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या होने लगा है? पहले स्टेप पे फॉस्फोरस रिमूव होगा। जब ये फॉस्फेट रिमूव होगा तो एक ATP बनेगा, ATP बन के रिमूव हो गया और मॉलिक्यूल की क्या फॉर्म होगी भला? 1 2 3। पहले कार्बन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट रिमूव हो गया। अभी अभी आपने देखा था फॉस्फेट रिमूव होगा तो हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। डबल बॉन्ड को अपनी जगह पे रहने दीजिए, यहाँ कोई चेंज नहीं है। और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे है। अगला स्टेप, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ज़रा पायरुविक एसिड को थोड़ा सा आगे खिसका देंगे हम, ताकि ये रहा COOH, C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक और स्टेप की जगह बाकी रह जाए। अब देखिए आगे क्या चेंज होने लगा है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ओके। और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन आपस में मिलके H2 बना के चला जाएगा। इन अदर वर्ड्स ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल की कैसी फॉर्म होगी? मॉलिक्यूल की COOH, COH। ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होने लगा है? ये होने लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो क्या होने लगा है? दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर रिमूव होके चला जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, C विद अ डबल बॉन्ड। बहुत सारी जगह पे आपको ये 2 स्टेप्स बीच के नहीं दिखते, ऑटोमेटिकली आपको यही डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे ही फॉस्फेट रिमूव होता है डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट कर जाता है। बेसिकली इन 2 को याद रखिए। चलिए हमारे एंजाइम काउंट पे आते हैं। बहुत आसान बात है बेटा, याद रखो, जहाँ कहीं पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है आंखें बंद करके काइनेज एंजाइम, और काइनेज हमेशा ATP के साथ काम करता है। काइनेज कभी भी ATP के बगैर काम नहीं करेगा, तो एक ATP ऐड होगा, काइनेज एंजाइम होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो भला कौन सा एंजाइम होना चाहिए? आइसोमरेज। आइसोमरेज कौन सा एंजाइम होता है? आइसोमरेज वो एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की पोजीशन पूरे मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है।
आइसोमरेज की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। यहाँ कोई एनर्जी ना तो ऐड हुई है ना लीव हुई है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आइसोमरेज एंजाइम ने कार्बन के साथ पोजीशन O वाले ऑक्सीजन के कार्बन 1 वाले पोजीशन को हटा के कार्बन 2 पे ऐड कर दिया है। ओके, सिंपल आइसोमरेज है। फिर अगले स्टेप पे देखिए, एक और फॉस्फेट हमें चाहिए। कहाँ से आएगा? आंखें बंद करके काइनेज एंजाइम चाहिए। काइनेज एंजाइम कभी भी एटीपी के बगैर काम नहीं करता, इसलिए एक एटीपी हमें यहाँ भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ये ब्रेक डाउन एक खास किस्म का एंजाइम करता है। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एल्डोलेज। अगर एल्डोलेज की कमी हो जाए, जीन्स ऑर्डर करती हैं इसकी फॉर्मेशन इन ह्यूमन बॉडी। अगर एल्डोलेज ना बन पा रहा हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऐसे लोगों में फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होती है। ऐसे लोग डाइट में फ्रक्टोज नहीं ले सकते, ठीक है। एल्डोलेज ब्रेक डाउन कर देगा DHA में और PGA में। तो DHA को PGA कौन बनाएगा भला? ये कौन है? कीटो फॉर्म, ये है एल्डो फॉर्म। सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसका मतलब यहाँ कौन होना चाहिए? यहाँ आइसोमरेज एंजाइम होना चाहिए, सही। ना एनर्जी ऐड हुई है ना एनर्जी रिमूव हुई है। 3PGA किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ गौर कीजिए, एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो बेटा हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है। एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है यहाँ पे तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन की फॉर्म में एनर्जी रिमूव हो रही है। हमेशा याद रखिए, जहाँ कहीं पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, अगर कम हाइड्रोजन रिमूव होगा तो FAD उसको कैरी करेगा, और अगर ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको NAD कैरी करेगा। NAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बना देगा NADH। NADH वो मॉलिक्यूल है जो रिलीज होने वाले हाइड्रोजन्स को कैरी कर लेगा। अब यहाँ फॉस्फेट भी तो चाहिए, तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ATP लगा दें? नहीं, याद रखें हमेशा NAD कभी भी ATP के साथ काम नहीं करता। अगर यहाँ फॉस्फेट चाहिए तो ATP यहाँ नहीं आएगा, यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा। आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूं शो करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली H3PO4 की फॉर्म में ऐड होगा। अच्छा, भला यहाँ क्या चीज आ रहा है? बाय फॉस्फोग्लिसरेट में से ATP रिमूव हो रहा है। फॉस्फेट रिमूव हुआ, ATP फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जहाँ जहाँ ATP की बात होगी वहाँ वहाँ काइनेज की बात होगी। ओके, यहाँ क्या हुआ भला? यहाँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये तो आगे रिमूव होगा। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? आपने काइनेज के थ्रू इसकी फॉस्फोरिलेशन कर दी, फॉस्फेट यहाँ ऐड हो गया और ये वाला फॉस्फेट पोजीशन 2 पे आ गया, 3 वाला। तो आपने क्या किया? आपने फॉस्फेट की पोजीशन कार्बन 3 से कार्बन 2 पे कर दी। क्या आइसोमराइजेशन कर दी? बिल्कुल आइसोमराइजेशन कर दी। लेकिन ऐसा आइसोमरेज जो फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज करे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पोजीशन जो चेंज करेगा उसको आइसोमरेज कहेंगे। लेकिन ऐसा आइसोमरेज जो फॉस्फेट की पोजीशन चेंज करे, खास आइसोमरेज होता है, ऐसे आइसोमरेज का नाम है म्यूटेज, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रिमूव हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जब यहाँ से रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड ऐड होगा। किस में ऐड होगा? अल्कोहल में। इसलिए यहाँ के एंजाइम का नाम है इनोलेज, ठीक है। यही इनोलेज है जो इन तीनों स्टेप्स को कैरी आउट कर रहा है। यही इनोलेज है जो यहाँ तक काम करेगा। अब जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो कौन रिमूव करेगा? ATP बन रहा है। तो बेटा ऑटोमेटिकली समझ लें कौन सा एंजाइम है यहाँ पे। यहाँ एंजाइम है काइनेज। जहाँ ATP काइनेज, जहाँ काइनेज वहाँ ATP। जन्म जन्म का साथ है, हमेशा याद रखें। ओके, पायरुवेट बन गया। कहाँ से बन गया? काइनेज के थ्रू। पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फॉस्फेट रिमूव होगा तो एक ATP यहाँ बन गया। पहले ये चेंज आएगा, फिर ये चेंज आएगा। ये टेम्पररी मेटाबोलाइट्स हैं, ट्रांजिएंट हैं, दरमियान की स्टेज है, स्टेबल नहीं होते, फौरन से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट पायरुवेट बन गया। टोटल ओवरऑल एनर्जी देख लीजिए, 1 ATP यूटिलाइज्ड हेयर, 1 ATP यूटिलाइज्ड हेयर। एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में 2 ATP यूटिलाइज हुए। एक ग्लूकोज से 2 PGA प्रोड्यूस हुए।
आगे चल के देखें, हर पीजीए ने 2 एटीपी रिलीज किए और एक एनएडीएच रिलीज किया। एक एनएडीएच 3 एटीपी देगा, तो 2 एटीपी यहाँ और 3 एनएडी का मतलब है 2 + 3 5। एक पीजीए आपको 5 एटीपी देता है तो 2 पीजीए आपको 10 एटीपी देगा। 2 आपने पहले यूटिलाइज कर लिए, 10 में से वो 2 माइनस कर दीजिए। इसका मतलब 1 ग्लूकोज आपको कितनी एनर्जी देगा पायरुवेट बनने तक। अभी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना बाकी है, अभी क्रेब्स साइकिल इसका एंटर होना बाकी है। 10 माइनस यूटिलाइज, टोटल 8 एटीपी।